अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। कल जो ट्वीट सामने आया उसके अंदर बहुत सा धमाका खेज़ मवाद था और उसने काफ़ी तहलका मचाया, लेकिन उस ट्वीट के बाद से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह खामोशी छाई रही है। लेकिन सियासी जमातों ने बिलखुसूस इस हुकूमत के जो ओपोनेंट्स हैं उन्होंने इस मामले को पकड़ रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया एक मरतबा नहीं, 2, 3, 4 मरतबा के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है और अब इनको सीट पर नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं कहा, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का मुतालबा जारी है। हम ज़रा बात करेंगे पहले हिस्से में अपने पैनलिस्ट से कि नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कोई कैसे बन जाता है और सियासी तौर पर जो मामलात हैं क्या उनके अंदर इतना उलझाव पैदा कर देना चाहिए कि कल को किसी के गले भी पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ PMLN की जो सियासी हालत ज़ार है उसका भी तजिया करेंगे। साद रफीक साहब से मैंने लाहौर में एक इंटरव्यू कंडक्ट किया और उनसे बराह रास्त पूछा कि आपकी जो लड़ाई चल रही है PTI और पीपल्स पार्टी के साथ वो अपनी जगह पर, लेकिन जमात और हुकूमत यकीनन दबाव में है। देखते हैं कि उन्होंने इनके क्या जवाब दिए। और उसके साथ साथ नाज़रीन एहसानुल्लाह एहसान जो एक्स TTP स्पोक्स पर्सन है उनका इंटरव्यू सलीम साफ़ी ने किया, ISPR ने उसको फैसिलिटेट किया, लेकिन पैमरा ने इसको रोक दिया। हमारी एडिटोरियल पोजीशन इसके ऊपर क्या है इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पहले मामले के ऊपर आते हैं। सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए दिफाई पैदावार। सेनेटर रुबीना खालिद साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, दोनों का शुक्रिया। आसमा जहांगीर साहबा साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार माहिर कानून लाहौर से, और उमर सरफराज चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लाहौर में, इन दोनों का भी शुक्रिया। आसमा साहबा क्विकली अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर इस वजह से कि DG ISPR ने एक ट्वीट में जिसका फॉलोअप नहीं किया, ये कह दिया कि उनके ऑफिस की तरफ से जो डायरेक्टिव जारी किया उसको हम रिजेक्ट करते हैं। ज़रा मैं आपके तासुरात जानना चाहूँगा। देखिए, मेरे हिसाब से तो जब से मैंने आंख खोली है मेरे तो एक ही डेफिनेशन आती है कि नेशनल सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है। अगर आप बिल्कुल आर्मी से फीसद अग्री करें जैसे पहले नवाज शरीफ साहब करते थे तो आप महबूल वतन थे। अगर आप उनसे डिसएग्री करें तो आप नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। मगर आप मुझे ये बताएं कि कौन सी दुनिया में है कि एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक आर्मी जो है उसकी अपनी नेशनल आर्मी ट्वीट करके उसको स्नब कर रही है और फिर वो ये समझते हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मैं समझती हूँ उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बजाय इसके कि ये सियासतदान अपने प्राइम मिनिस्टर को, और कौन से प्राइम मिनिस्टर को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं कहा, कौन से यहाँ पे जो हमारे दानिश्वर हैं फैज अहमद फैज से लेके अबीर जाली तक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं रहे, ANP रही अपना ये। लेकिन आसमा साहब एक वजाहत जरूरी है कि इनको नेशनल सिक्योरिटी रिस्क जाहिर है आर्मी ने नहीं कहा, वो सियासी जमातों का अपना तशरीह उनकी है। बात यूं है कि ये मैं आपसे यहाँ पे प्रॉक्सी सियासत चलती है और जिन सियासतदानों ने कहा, जैसे नवाज शरीफ साहब पहले बेनजीर के बारे में कहते थे और वो मेमो केस में ये खुद ही आए थे ना, आज वो भुगत रहे हैं, कल को ये भी भुगत लेंगे। क्या नेशनल आपके अगर प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है तो आपको अपने इलेक्टोरेट पे फिर बिल्कुल भरोसा नहीं कि हम इतने बेवकूफ लोग हैं कि हम नेशनल सिक्योरिटी रिस्क के बंदे को हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन विदाउट, मैं पॉइंट पर लेबर नहीं करना चाहता, एक और थोड़ा सा इसका जाविया और आपके साथ ही रहते हो फिर बाकी पैनलिस्ट को भी लाते हैं बीच में। वो ये कि अगर आप अमेरिका के अंदर कोई अच्छी मिसाल मैं और भी दे सकता हूं, लेकिन चले अमेरिका की मिसाल मशहूर मिसाल है वो दे देते हैं। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, पुतिन के साथ उसके ताल्लुकात हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने जो प्रीडिसेसर हैं उनके बारे में कह रहा है कि वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मामला नहीं है, दुनिया की जो एस्टैब्लिश डेमोक्रेसीज है उसके अंदर भी ये इस किस्म की बातें होती नहीं। तलत साहब, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की पॉलिटिक्स में आया है उसने सियासत को बिल्कुल थले के नीचे लेके गया है, और ये सिर्फ आप और मैं परेशान नहीं, अमेरिकन परेशान नहीं, दुनिया के लोग परेशान हैं। इसी तरह हमारी कई सियासी पार्टियां जो हैं वो जो डिस्कोर्स है उसको इतना नीचे ले गई है। मैं नहीं कहती पहले बहुत अच्छी थी, मगर अब उसमें कोई हया नहीं रही। अच्छा उमर चीमा साहब, क्विकली अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आप क्यों कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हैं? तनकीद की भी कुछ थोड़ी सी हमें हद मुकर्रर करनी चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि एक मामला हुआ और उसका भी फॉलोअप नहीं हुआ, लगता है कि शायद रिजॉल्व भी हो गया हो, उसके ऊपर ही आपने स्टैंड ले लिया। नईमुल हक साहब ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हैं।
देखें तला साहब, अभी जिस इशू को हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, जिसको डॉन लीक्स के इशू को एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच का एक इंतहाई अहम इशू के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है, और जब उस हवाले से जिस अंदाज से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की जानिब से चीज़ों को तोड़ मोड़ के पेश किया गया और अफवाज पाकिस्तान ने जैसा उसको रिजेक्ट किया, उसके बाद और कोई भाव नहीं रह जाना चाहिए कि एक वो शख्स जो एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के अल्लाह एक दिन पहले सजन जिंदाल से मुलाकात करते हैं, वो जिंदाल जो ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, कहां पर? तो ऐसे हालात में उमर साहब कहां पर जंग में हो, और कहां पर ओपनली क्रिटिसिज्म आपने नोट किया? कोई साइट करेंगे आप? उनकी आप ट्वीट्स देख लें, उनके स्टेटमेंट्स देख लें। जिंदाल ओपनली कहते रहे, और कल तो प्राइम मिनिस्टर जिंदाल कह जो रहे तकरीर जिंदाल की बात साहब जो उकाड़ा में तकरीर की है, वो क्या मैसेज दिया है जब उन्होंने कहा कि मैं दोस्ती जिससे करता हूं मैं वो दोस्ती निभाता हूं। लेकिन आपने जिंदाल की वजह से उनको नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं कहा, आपने ट्वीट के बाद उनको नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कहा है जो DGISPR की तरफ से आया, आपने उनको ट्वीट के बाद कहा है कि इसकी वजह से हो गए। देखें तला साहब, मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, पूरी कौम जानती है, अभी 4 दिन पहले जो पनामा केस के अंदर वर्डिक्ट आया, उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर को चोर और करप्ट और झूठा करार दिया गया। जब ऐसे मामला मैं क्या के थक गया हूं, वर्डिक्ट में ये नहीं कहा गया, डिसेंटिंग ओपिनियन में कहा गया। उसको जिस अंदाज से देखें, एक माइंडसेट है तला साहब जो इस पूरे डॉन लीक्स के पीछे है, इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से डिमांड कर रही है कि डॉन लीक रिपोर्ट जो है मुकम्मल तौर पे शायद कौम के सामने रखी जाए। लेट मी ब्रिंग इन द दो सेनेटर साहिब और साहिबा को जरा बहस में लाने दीजिए मुझे जरा। क्यों साहब, अगर आपसे पूछ पाऊं, ये जो अभी उन्होंने जिक्र किया कि जो डॉन लीक्स का मामला, जो जब परवेज रशीद साहब को ओहदे से अलहदा किया गया था, तो उस वक्त जब आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जब डायरेक्टिव जारी किया गया जिसके जरिए डी नोटिफाई किया गया, उसके अंदर ये कहा गया कि GIT जब बन रही है क्योंकि ये ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, तो आपने एक स्टोरी को खुद ही इतना संजीदा बना दिया कि जिसके ऊपर ये शक बन गया कि अगर आपकी और आर्मी के दरमियान कोई गड़बड़ है तो फिर नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच के मामले के ऊपर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। आपने खुद ही उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया, आपने GIT बनाई, उसकी इन्वेस्टिगेशन की। देखिए, GIT की तो एक रिक्वायरमेंट थी ना सबकी, जो भी स्टेक होल्डर्स थे। कौन से स्टेक होल्डर्स थे? देखिए ना, जो फॉर एग्जांपल इसके अंदर चूंकि आर्म फोर्सेस के ऊपर हुकूमत का हिस्सा है ना जी, जब आप उनको, वो हमारे हुकूमत का हिस्सा है, बट वी वुड देखिए ना, हुकूमत खुद तो इन्वॉल्व नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर तो इन्वॉल्व नहीं था ना, लेकिन ये कहा गया कि ये फैक्ट है कि एक लीडिंग न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर ये चीज आई जो कि बड़ी डैमेजिंग है। क्या डैमेजिंग थी वैसे? गलत स्टोरी किस तरह डैमेजिंग हो सकती है? देखिए, गलत स्टोरी, आप अगर दुश्मन के नैरेटिव को सपोर्ट करती हो आपकी खबर, तो वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। वो कहते हैं कि जी ये इन्होंने कहा, और आर्म फोर्सेस के लिए पहले ही वो दे आर गनिंग फॉर देम, तो ऐसी फोर्सेस जो स्प्लिट लाना चाहती हैं सिविल और मिलिट्री के दरमियान, वो एक्सप्लॉइट करती है। देखिए, मैं तलत ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी सियासत से और अपने अदारों से ऊपर उठ के मुल्क के लिए सोचने की ये मौका है। हम इन चीज़ों पर नहीं है अभी। ये तो फेमिलियर खुतबा हो गया ना जी। आप इशू के ऊपर वापस आए। इशू मेरा आपसे गुजारिश में सिर्फ ये कर रहा हूँ कि आपने खुद इस मामले को इतना संजीदा बना दिया कि इसके ऊपर इस किस्म की पब्लिक लड़ाई ज़ाहरन आपके ऊपर एक बहुत बड़े इल्जाम की सूरत में सामने ही आना, आपने इतना संजीदा बनाया। संजीदा इसलिए बनाया कि मसला संजीदा था, बिकॉज अगर आपका अखबार के अंदर ये चीज़ आती है और ब्लेम होता है प्राइम मिनिस्टर का हाउस, तो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, सारे अदारे इसमें बैठे और देखें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। उन्होंने फिक्स की, उसके मुताबिक एक्शन हो रहा है। और ये उसके बाद जो ट्वीट वगैरह हुआ, वो एक ट्वीट वगैरह देखे ना, लेकिन मकसद यही है ना कि ये सब्सिक्वेंटली वो टी कप के अंदर एक तूफान था जो बैठा है, उसके अंदर गलतफहमी थी। अभी ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं। वो टी कप इतना बड़ा है, वो पिंडी से लेके अपारा तक फैला हुआ है। वो टी कप छोटा टी कप नहीं है। वो इसके ऊपर तो बगले वही बजाएंगे। रुबीना साहब जी जी बड़ी दिलचस्प बात जनरल साहब कर रहे हैं और अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। कह रहे वज़ीर आज़म साहब की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि नहीं है, लेकिन अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उनके 2 वज़ीर क्यों फ़ारिग कर दिए गए? 2 वज़ीरों का फ़ारिग हो जाना इसका मतलब है कि फिर मतलब
जो आपके वजीर हैं वो आपके नुमाइंदे हैं, वो किसी और के नुमाइंदे नहीं हैं। जेआईटी ने ये फाइंडिंग की होगी, अब आप चाहते हैं कि जेआईटी के अंदर से आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मेरी ख्वाहिश कोई नहीं है। मैं सिर्फ आपको शक में क्यों मुब्तला है? मैं शक में भी मुब्तला नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि 2 वजीरों का उसमें इन्वॉल्व होना जो है वो इस बात की गमाजी करता है कि बात इतनी छोटी नहीं है जितनी जनरल साहब जो है उसको बना बात रहे है हैं। क्या? अगर इफ आई कुड आस्क यू, मैं बार बार आपसे पूछूंगा, आपके ख्याल में बात है क्या? देखिए बात तो डॉन की एक स्टोरी छपी, उसके अंदर बिल्कुल छपी, आपके ख्याल में ऑल फॉल स्टोरी है तो ऑल फॉल चलने दें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो इनका अंदरूनी मामला है गवर्नमेंट का और इदारों का कि इनके बीच में क्या मसला था क्या नहीं था, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है या ये खुद बता सकते हैं। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे भी जरूर करना चाहूंगी कि ये हम जिसको नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं ये है क्या? वो रासमा साहब भी पूछ रही हैं। वो मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन उस नेशनल सिक्योरिटी के चक्कर में मैं आपको बताऊँ तरस साहब कि हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो खो बैठे हैं। अभी आपका जो ये लोगों के जहनों की जो बीमारी है, मैं तो समझती हूँ कि सबसे बड़ी आपकी थ्रेट तो वो है। जिस वक्त आप मशाल खान का वाकया आप लेते हैं और वो आप लोगों का रिएक्शन देखते हैं, तो क्या वो आपकी एक सिक्योरिटी तो यही है ना कि आप एक अपने आम सिटीजन को आप उसकी जान और माल की हिफाजत करें। आपकी सरहदें तो दूर की बात, आप तो अपने शहरों में अपने लोगों की हमें तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो डायरेक्टिव गया उसकी जुबान के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, मेरे ख्याल में वो नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा इशू है, हमें लगता ही है फिलहाल। बस लेकिन ये है कि वी हैव टू टेक इट सीरियसली कि हमारी और इस सवाल को हम एक एंड वंस एंड फॉर ऑल कि नेशनल सिक्योरिटी है क्या, हमें इसका जवाब दिया जाए। और अगर नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ जो लोगों की जान और माल की हिफाजत है वो कौन करेगा? सरहदों की हिफाजत के लिए तो फौज है, लेकिन ये अंदर हमारे ये पक रहा है लावा, जिसका एक मैनिफेस्टेशन आपने मशाल खान के कत्ल में देखी, उसकी शहादत में देखी, वो जो है उसका हम क्या इलाज करेंगे? ये सारी चीज़ें जो है ये बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कि अब इनका जवाब हमको चाहिए। आसमा साहब, अगर मैं आपसे कानूनी जमा सियासी सवाल कर पाऊँ, लेकिन कानूनी पहलू उसका हावी होगा कि क्या पाकिस्तान के आइन के अंदर ये कोई शिक ऐसी मौजूद है जिसके तहत आप या मैं या कोई और किसी दूसरे को हतमी तौर पे या कोई इदारा किसी को हतमी तौर पर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार दे पाए? क्या कोई ऐसा कानूनी पैराया आप खींच तान के कोई ढूंढ सकती हैं, लागू कर सकती हैं? देखिए, जाहिर है ऐसा तो नहीं कोई कर सकता। वैसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, बहुत सारे हमारे बुनियादी हकूक हैं जिसके ऊपर ये इस्तेमाल किया गया है कि आप अदलिया के बारे में, आर्म फोर्सेस के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, मगर ये खुद ब खुद तो नहीं मतलब जज बन सकते। वो इसी तरह जैसे वो मॉब जस्टिस है कि भाई या किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो खुदा न खास्ता शातिम रसूल का या नेशनल सिक्योरिटी का, ये तो इस तरह लोगों को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए इस चीज़ को। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक करे। मगर मैं तलत साहब आपकी बात की तरफ आती हूँ कि जो खबर चलाई सिरिल मिर्जा ने, जो डॉन में आई, उसमें क्या ऐसी बड़ी तूफान था जिसके ऊपर एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जाके अपनी बोदी जो है वो इनके हवाले कर दी फौजियों के। जब आप अपनी बोदी इनके हवाले करेंगे सियासतदान और प्राइम मिनिस्टर होके, तो उनको इससे ज्यादा क्या चाहिए? उसमें कौन सी ऐसी बात थी जो पहले ना लिखी गई थी, जो लोगों को नहीं पता थी? मैं तो पढ़ के बिल्कुल हैरान नहीं हुई थी कि ये ऐसे चीजें चल रही थी। अच्छा, और हो जाती हैं लीक, तो नेशनल सिक्योरिटी का इससे क्या ताल्लुक? जो अब आप हो रहा है वो उससे बहुत गुना ज्यादा है कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। देखिए, इससे बड़ा ज्यादती नेशनल सिक्योरिटी को क्या हो सकती है? क्योंकि जहां भी हम जाते हैं, और ये कोई छुपी बात नहीं है, ये सब लोग ये पूछते हैं whom should we speak to, who is in power in Pakistan? तो आपने वो इंप्रेशन दुरुस्त कर दिया, who is in power, यानी कि यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी जितनी ब्रीच इन्होंने की है, मैं माजी में नहीं जाना चाहती हूँ, तो इसके ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है। मगर ये इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती कि वो इस मुल्क के बिल्कुल मुहाफिज बन जाए। इस मुल्क के मुहाफिज मुल्क के लोग होते हैं, मुल्क की सोच होती है, मुल्क की पॉलिटिक्स होती है, और लोग चुनते हैं सियासतदानों को। आपने देख लिया ना, जो मुहाफिज ये लाए थे, यानी 2 प्राइम मिनिस्टर्स जो फौज लाई थी, एक शौकत अजीज साहब एक बक्से के साथ आए, 1500 बक्से के साथ गए। दूसरा एक और साहब आए वर्ल्ड बैंक से या IMF से, या कहां से, उन्होंने मुड़ के नहीं पूछा कि लोगों तुम जिंदा हो, मर गए हो क्या नहीं। तो इनको तो वैसे लोग चाहिए जिनको मुल्क से कोई ना लेन है ना देन है।
तो ये कौन सी नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं? ठीक, लेकिन ये मैं जरा कहाँ से लेके आए थे? उमर सरफराज चीमा साहब को यहाँ पर लाना चाहूँगा। उमर साहब, बुनियादी बात जो आसमा साहब ने इससे पहले की और हम भी इस बहस का हिस्सा बना रहे हैं कि इस वक्त तो ठीक है, नवाज शरीफ साहब आपको लगता है कि आपके सबसे बड़े ओपोनेंट है और आपने धर रगड़ा की पॉलिसी अपनाई हुई है, लेकिन यही नवाज शरीफ साहब किसी ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये किया करते थे। क्या आपको अंदाज़ा है कि जब आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर एक शख्स जो बैठा हुआ है जो आपसे ज़्यादा वोट लेके आया है, आप उस पर मोतरज़ हों, वो एक अलग बात है, जब आप कहते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, तो कल को अगर आपका वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो वो भी बहुत अच्छे तख्त के ऊपर सही तरीके से बराजमान नहीं होगा, उसके साथ भी यही होगा? देखिए तलत साहब, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई तो है नहीं मियाँ साहब के साथ, और जहाँ तक ये इशू की बात है तो ये बात जो है एक कौमी इशू है की बात हो रही है, और मैं समझता हूँ कि इसको ये कह के कि सिर्फ कि जी वो फ़ौज की मर्ज़ी से जो है उन्होंने रिपोर्ट नहीं, इसको रिडिक्यूल करने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो मुतालबा जो हम कह रहे हैं कि जी मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट शाया होनी चाहिए, उसकी वजह ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या असल कल्परेट्स जो थे उनसे इन्वेस्टिगेशन भी हुई या नहीं हुई, या सिर्फ ये कुर्बानी के बकरों की कुर्बानी दे के जो है मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है। आप देखें चीमा साहब, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके ऊपर डायरेक्टिव जारी किया गया है, उस रिपोर्ट में फाइंडिंग्स हैं, उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, लेकिन आपको एतमाद नहीं, आप चाहते हैं कि पूरी रिपोर्ट शाया हो ताकि फाइंडिंग्स के साथ साथ उसके अंदर देखिए फाइंडिंग्स के अंदर बिल्कुल यही तो हम जानना चाहते हैं कि फाइंडिंग में बताया जाए ना किन किन लोगों से इन्वेस्टिगेशन हुई, उनसे क्या मालूमात, उन क्या चीज़ें सामने आई और क्या रिकमेंडेशन है। असल में अभी 24 घंटे गुजर गए, आपने बिल्कुल शुरू प्रोग्राम में कहा इतना बड़ा जल्जला है, लेकिन उसके बाद क्या क्यों खामोशी होगी? अगर बदनीयत ही नहीं थी हुकूमत की साइड पे तो इनको तो फौरी तौर के ऊपर वो रिलीज कर देना चाहिए था। चौधरी निसार साहब जो आके आए बाएं शाए मार रहे थे, उनको तो फौरी तौर के ऊपर आके अगर उन्होंने ही अगर नोटिफिकेशन करना था तो फिर देर क्या अमर माने हैं कि अभी तक जो है ना रिपोर्ट सामने आई है, ना ही इसके ऊपर कोई अमल किया जा सका। जो जनरल साहब ने बात की वो इंतहाई अहम है कि यानी अगर आप अपने दुश्मनों के नैरेटिव को सपोर्ट करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे, और ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब 16 साल से आप हजारों लाखों लोगों की जानें कुर्बान हो चुकी हैं, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है इस कौम का, और ऐसे हालत जंग के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस किस्म की अगर कोई बात की जाती है या ऐसे स्टांस को सपोर्ट किया जाता है और ऐसी शख्सियात से बड़ा दावा किया जाता है उनसे दोस्ती निभाने का कि जो मुल्क के एक अहम इदारे के ऊपर जो है इल्जामात लगाते हैं या उसके बारे में कोई ऐसे बयान सेंटर साहब के पास में समझ आ गई, पूरी कौम के लिए जो है लम्हा फिक्री है। जनरल साहब, जब अभी इसी नुक्ते को सामने जाके जब आप अपने प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, सीनियर आदमी ब्यूरोक्रेट, उनको तादीबी कार्रवाई की सूरत में उनको हटा देते हैं, उनकी महकमाना कार्रवाई करते हैं, अपने इतने करीब फॉरेन ऑफिस को रन करने वाले शख्स को आप हटा देते हैं, आप अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं है, राइट हैंड मैन ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जब आप उनको हटा देते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि क्या ये तीनों लोग आपने नंबर एक कुर्बानी दी है अपनी हुकूमत बचाने के लिए, क्या ये तीनों, इनकी जिम्मेदारी क्या थी, इन्होंने कितना हिस्सा डाला इस खबर के अंदर? देखिए ये तफसीलात जो हैं गायब तो नहीं हो जाएंगी इस वजह से कि आपने डी नोटिफाई कर दिया, तो बराए मेहरबानी रिपोर्ट को शाया कर दें ताकि ये तमाम सवालों के जवाब सामने आ जाए। आसमा साहब भी यही कह रही हैं और सारे लोगों की डिमांड भी यही। देखें, जो उस रिपोर्ट के 4 पॉइंट्स हैं वो 4 पॉइंट सारों के एग्रीड हैं और वो सामने आ चुके हैं और वो सारी चीज़ आ जाएगी, यही इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है। अभी देखिए ना, पॉलिटिकल राइवल्स के पास तो कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए ये उछालने के लिए कि आगे इलेक्शन है, आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है, आपने गवर्नमेंट को बदनाम करना है। आसमा साहब तो आपको पॉलिटिकल राइवल नहीं है, वो तो नॉन पॉलिटिकल पर्सन है। मैं समझता हूं, मैं उनकी भी डिमांड यही है, उनकी भी डिमांड यही है, वो जरूर होगा, वो होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तो सिक्योरिटी रिस्क एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं, जिसने ये एक्शन लिया है और अपने वजीर को भी फारग किया है और अपने जो उनके साथ दूसरे स्टाफ के लोग हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उसने कहा कि अगर आपने ये किया कि सिक्योरिटी रिस्क कब होता है? अगर आप मेंटली डिरेल हुए हो, अगर आप ड्रग एडिक्ट होते जाएं और आपको कोई पता ना हो और आपकी इस कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट किया, अगर आपके कैरेक्टर के अंदर पर्सनल वीकनेसेस ऐसी हों जिसको आपका दुश्मन एक्सप्लॉइट कर सके, ये चीज़ें हैं। और या आपके यहूद व हनूद के
उन रेडिकल्स के साथ ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हों जो कि आपकी मुल्क की सलामती के खिलाफ काम करते हैं। नाम लेना बाकी रह गया, बाकी छोड़ दिया। तो नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देयरफॉर पर्सनली जाती तौर पे किसी बंदे को भी यही नैरेटिव आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आगे से फिर यही जवाब आएगा। यही नैरेटिव आपको सियासतदानों के बारे में नहीं बिल्ड करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपना ट्रस्ट करते हैं, आप एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आपकी एक हुकूमत है, उनके पास एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, तो मेरे ख्याल में आप अपनी सियासत के अंदर इस हद तक नीचे न चले जाएं कि आप जातियात के ऊपर आ जाए। और इस अभी तो आपने इससे पहले बड़ी आला और अरफा बातें की हैं, ऐसा तो ना करें। अभी आपने साथ तमाम बयानिया किसके बारे में, लीविंग इट देयर। मैं जनरलाइज्ड बात कर रहा हूं। अच्छा सेनेटर साहब जरा ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में क्या, अभी उमर चीमा साहब कह रहे हैं कि खामोशी हो गई है, मैंने भी इंटर में कहा, आपके ख्याल में खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा है या अंदर खाने मामला तय हो गए हैं? देखिए, जो भी चीज़ हुई है तलत साहब, लेकिन मैं आसमा साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये रिपोर्ट शाया होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि ये काफ़ी हो गया हमारे मुल्क में कि इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको हवा दे के इतनी इनसिक्योरिटी और फिर एक बेयकीनी की फ़िज़ा कायम की जाती है। ये मुल्क है, ये कोई मजाक नहीं है। इसमें इस तरह की चीज़ें बार बार लेकर आना, बार बार लोगों को परेशान करना, लोगों के और भी मसाइल हैं और बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। Unfortunately, this is all the time that I have. आप दोनों का बहुत शुक्रिया साहब, आपका भी उमर चीमा साहब, आपका भी। बुनियादी बात यह है नाज़रीन, जब आप दुश्मन के साथ लड़ रहे हो तो आपस में नहीं लड़ते। ये बिल्कुल एक कॉमन सेंसिकल चीज़ है। एक इश्यूज़ के ऊपर डिबेट आप कर सकते हैं और आप तनकीद भी कर सकते हैं, तस्हीह की भी गुंजाइश है और हार्ड पोजीशन भी ले सकते हैं, लेकिन किसी को ये हक हासिल नहीं है कि किसी को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। अगर कानूनन कोई साबित होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट बहरहाल हमारे ख्याल में शाया होनी चाहिए। अगला सेगमेंट तैयार है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। आज PMLN की जानिब से मीटिंग्स का दिन था। जाती उमरा के अंदर उनके तमाम बड़े सियासी रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ सर जोड़कर बैठे लाएमल मुरतब कर रहे हैं। PMLN यकीनन दबाव में है। कल मैं ख़ुद भी लाहौर में था जब ये डॉन लीक्स के ऊपर तमाम हंगामा बचा और उस वक्त हमने साद रफ़ीक साहब से बात की, तब ये हंगामा अनफोल्ड हो रहा था और उनसे मैं जानना ही चाहता था कि क्या वाक़तन उनकी जमात इस वक्त सियासी दबाव में है। मैंने उनसे इंटरव्यू करते हुए पहला सवाल ये किया कि इमरान खान के ऊपर तनकीद तो दुरुस्त है, अपनी जगह पर है, लेकिन अगर इमरान खान को मिन्हा कर दें इस तमाम मामले में से तो क्या PMLN दबाव में नहीं है? पाकिस्तान की कोई ऐसी हुकूमत रही है जो मुश्किल हालात जिसने फेस ना किए हों, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत सारे मसाइल हैं और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और बेशुमार प्रेशर्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। तो दबाव में तो कोई भी हुकूमत तो रहती है, वो सिविल गवर्नमेंट हो या इवन मार्शल लॉ गवर्नमेंट हो। तो ये खुसूसी दबाव है, ये पनामा के बाद का दबाव है, ये GIT का दबाव है, ये वज़ीर आज़म की फैमिली का दबाव है, जिसका असर तमाम जमात पर पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ये ख़ानदानी मामला नहीं है। हम तो इसको इस नज़र से देखते हैं कि ये ना आता तो कुछ और आ जाता, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि खैर की खबर पाकिस्तान में हुकूमत करते हुए आ जाए, पहला मसला हल नहीं होता, दूसरा आ पड़ता है, दूसरा संभालते हैं, तीसरा आ पड़ता है। तो अब तो हम आदी हो चुके हैं इस चीज़ के। आदी होना और बात है, अब जो मसला सर पर पड़ा इसकी वजाहत देनी। ठीक है, अब ड्यू प्रोसेस आपने डिमांड की थी, ड्यू प्रोसेस ग्रांट हो गया। अब उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म को अपनी जमात को भी शायद बताने चाहिए थे, जमात को पूछना चाहिए था उनसे। देखिए जी तलत साहब, इस पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है जमात के अंदर। ये नहीं कि बात नहीं हुई, काफ़ी बात हुई है। और नवाज शरीफ साहब का ये फैसला कि उन्हें कोर्ट में जाना है और बगैर किसी गार्ड के जाना है और एडमिजिबिलिटी का भी सवाल नहीं उठाना, मेंटेनेबिलिटी का भी नहीं उठाना, ये उनका अपना फ़ैसला है। हम इस फैसले में उनकी सपोर्ट नहीं करते थे और हम मियां नवाज शरीफ साहब को कहते थे कि पाकिस्तान के मारूजी हालात में आप जिस मिसाली निज़ाम की तवक्को करते हैं या जो आप चाहते हैं कि अदल हो जाए, शायद उस तरह ना हो, क्योंकि इस मुल्क में बड़ी बदतरीन मिसालें भी मौजूद हैं। जो फ़ैसले आए हैं माजी के अंदर, उसके ऊपर एक या दो नहीं 100 मिसालें दी जा सकती हैं। मगर नवाज शरीफ साहब डटे हुए थे इस बात पे कि ना दायरा कार का सवाल उठाओ, ना मेंटेनेबिलिटी का उठाओ, और अपने सारे कानूनी हकूक़ को मैं सरेंडर करूँगा, क्योंकि मुझ पर इल्ज़ाम लगा मैंने अपने आप को और अपने बच्चों को भले वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अदालत के सामने लाना है। मैं ये रिकॉर्ड पे बात कह रहा हूँ।
ये उसी तरह हुआ है कि जब पिछली बार कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना सुप्रीम कोर्ट का, तो जो आखिरी मीटिंग्स थी जिसमें डार साहब बात कर रहे थे पीटीआई से, तो बहुत सारे लोग मेरे समेत, मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, ये कह रहे थे कि इस कमीशन की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान को तो आदत है यहाँ से निकलेंगे तो कोई और फसाद डालेगा। तो आप अब जबकि धरना ओवर हो चुका है, वो घरों को जा चुके हैं शिकस्त खा के, अब कमीशन बनाने की क्या ज़रूरत है। मगर मियाँ साहब ने कहा चूँकि मैंने कौम से वादा किया था एट माई ओन, मैंने बात कही थी और डार साहब भी बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी बात निभानी चाहिए। वो भले प्रेशर रिलीज़ हो गया, धरना वरना ख़त्म हो गया, मगर हमें अपनी बात पे खड़े रहना चाहिए। इस कमिटमेंट के बावजूद कुछ भी साबित नहीं कर पाए अपनी मासूमियत, और मैं इल्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, जो मेन वर्डिक्ट है उसके जजेस ने भी वाज़े अंदाज से लिखा है कि जी हमारे सामने एक गोरख धंधा है डॉक्यूमेंट्स का, वजाहत नहीं कर पाए। क्या मतलब ये मुश्किल काम है वजाहत करना? तैयब साहब, मैं भी एक कारोबारी आदमी हूँ, सिर्फ सियासत नहीं करता, कारोबार भी करता हूँ और मुनासिब कारोबार करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब से हिसाब मांगा जा रहा है जब वो अभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ में थे, और वालिद साहब उनके जो थे वो सब जानते हैं कि वो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो टोटल कंट्रोल में थे फैमिली के, आखिरी लम्हे तक बड़ी दबदबे वाली शख्सियत थे। ऐसे बुज़ुर्ग घरों में मौजूद होते हैं। और मियाँ शरीफ साहब ने ना सिर्फ अपनी फैमिली को बिज़नेस में इस्टेब्लिश किया, बल्कि अपने सारे भाइयों में वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, पढ़े लिखे थे, सबको पता इस बात का। अब जो काम मियाँ शरीफ साहब ने बिज़नेस किया और 1 टका भी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, कोई ना उसका सबूत है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई इल्ज़ाम था, वो इल्ज़ाम फिज़ल आउट हो चुका है। उसके बाद क्या हिसाब किताब किया? तहकीक होनी है, फिज़ल आउट की ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं हुआ मुझे बताए ना। जजेस कह रहे हैं कि नहीं हुआ, मैं तो सिर्फ जजेस ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं नहीं ये नहीं कह रहे सर, मैं भी थोड़ा सा फैसले को मैंने सुना है, अगर पढ़ा नहीं है तो उसकी खुलासा मैंने भी बैठ के सुना है लोगों से। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई बात नहीं है, जो इल्ज़ाम असल इल्ज़ाम था मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग, सिवाय शायद डार साहब का एक बयान है जो मार्शल लॉ हुकाम ने उस गन पॉइंट पे लिया था, मैंने वो बयान पढ़ा नहीं है। तो जब आपको कस्टडी में हो और सर पे आपके बंदूक रखी हो तो आप कोई भी किसी से चीज़ करवा सकते हैं और कुछ भी नहीं है उसमें। तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का तो कुछ ना सबूत है, ना वो उठाया गया है, ना सबूत हमारे खिलाफ कोई दिया गया और ना उस पर कोई जजमेंट दी गई है। अब एक हिसाब किताब मांगा जा रहा है कि मियाँ शरीफ साहब के बारे में ये बताया जाए कि कहाँ से ऐसा पैसा आया जिसके बारे में बताया गया BCCI, और लेकिन चूंकि अब हम डिटेल में चले गए हैं तो हम डिटेल देंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये डिटेल देना जो है कहने को तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर और बतौर इंडिविजुअल और उनके बेटे जवाबदेह हैं, लेकिन तमाम की तमाम जमात जो है वो कटहरे के अंदर खड़ी हुई है। मियाँ नवाज शरीफ कैसे जवाबदेह हैं? यानी मुझे एक बात बताएं, JIT तो फिर मेरे से तहकीक तो नहीं करी ना, ही साद रफीक से कर रही है। JIT करे ना, वो तो करेगी, वो करेगी तो हम उसमें उसको सब पूरा सवाल उन्होंने बनाया है ना जी। ठीक है, जरूरी तो नहीं है ना तलत भाई के ऑनरेबल कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग की है या बाज़ जजेस ने जो रिमार्क्स दिए हैं या बाज़ ऑनरेबल जजेस ने जो डिसेंटिंग नोट दिया है उस पर अमल करना ज़रूरी है, उसके साथ एग्री करना तो ज़रूरी नहीं ना होता। ठीक, तो हम तो एग्री नहीं करते, हम ये समझते हैं कि दायरा कार से भी तजावज़ किया गया है, हम ये समझते हैं कि गॉड फादर जैसे नावल के हवाले दे के तो एक अजीबो गरीब फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की गई है, लेकिन हम उसको वो इस बात को रगेदना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम इस बात को पकड़ेंगे तो उससे, चूँकि ऑनरेबल जजेस जो हैं वो ध्यानदार लोग हैं, हम उन लोगों को जानते हैं, मुलाकात भले उनसे नहीं है, एक रिप्यूट होती है लोगों की। ये नहीं कभी करना चाहिए कि अगर कोई आपके खिलाफ कुछ लिख दे तो उसकी रिप्यूट ख़राब करने में तुल जाओ, ये बहुत गंदी और बुरी बात है, घटिया बात है, ये हम काम नहीं कर रहे। लेकिन ये थोड़ा है कि हम उन चीज़ों से इत्तफाक करते हैं, लेकिन चूँकि हम खुद एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन में गए हैं, अपनी खुशी और मर्जी से गए हैं, इसलिए हम आखिर तक इसके साथ जाएंगे। पार्टी इसके अंदर कितना इन्वॉल्व है? पार्टी उसको बतौर पार्टी इशू या गवर्नमेंट इशू ट्रीट कर रही है या फैमिली का इशू ट्रीट कर रही है? देखिए, ये भी पहली बार हुआ है कि ये पार्टी का इशू बना है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी सारी भुट्टो साहब ने बनाई थी। मुस्लिम लीग नून में लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब से पहले के मुस्लिम लीगी भी मौजूद बैठे हुए हैं यहाँ पे, और नवाज शरीफ साहब ने इसको एक नया रंग दिया और अवामी रंग दिया, और वो सुप्रीम लीडर है हमारे। पर हमें एक बात अच्छी तरह पता है, हमारे स्ट्रीट वर्कर से लेके हमारे पार्लियामेंटेरियंस तक, कि हमला मियाँ नवाज शरीफ पे नहीं है। ये हमला दरअसल नवाज शरीफ साहब की आड़ में हम सब पर है, और हमारे सुप्रीम लीडर को इसलिए दागदार करने की कोशिश की जा रही है कि उनके साथ हम सब की सियासत को ख़त्म किया जाए। तो जब सबको ये बात मालूम है, और ये भी अच्छी तरह मालूम है तलत साहब, मैं पूरे ईमान से कह रहा हूँ, हमें 3 दहाइयाँ हो गई हैं इनके साथ काम करते हुए, दोनों भाइयों के साथ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर कोई ख़राबी इस तरह की कभी नहीं देखी, रत्ती बराबर भी। सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, इनके सियासी फैसलों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, हमें भी रहा इख्तलाफ,
अब भी करते हैं इख्तलाफ, उन्हें भी हमारे फैसलों से इख्तलाफ होता है, डिवीजन भी होती है। ये कभी इस तरह का गंद नहीं हमने अपनी जमात में देखा, अपनी क़यादत के इर्द गिर्द थोड़ा सा भी। तो जब ये पक्का पता हमें इस बात का, तो हम उनका दिफा क्यों ना करें? दिफा तो ज़ाहिर करना बनता है आपका, आप जमात के बड़े मुतहर्रिक रुकन भी हैं। और वजीर, मैं तलत भाई फिर काट रहा हूं, वजीर की बात नहीं, मैं रुकन की बात की, मैं उसकी रुकन और लीडर नहीं। तलत भाई मैं उस पर भी अर्ज करूंगा, माफी चाहता हूं, मैं बोल पड़ा हूं, बिल्कुल नहीं। हम में ऐसे पागल मौजूद हैं हमारी पार्टी में जो इस बुनियाद में अपनी क़यादत का दफा कभी भी नहीं करते और ना करे माजी में किया है कि एक बात का पता है और ढिठाई के साथ उसका दिफा करना है, बिल्कुल नहीं। हम अपने ईमान के साथ अपने ईमान के साथ दिफा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बड़ा चैलेंज क्या है? GIT बन जाएगी, फिर तहकीक शुरू होगी और एक अजीब व गरीब सूरत हाल होगी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो बता रहा होगा कि उसने मिलों के लिए पैसे कहाँ से लिए। मैं सिर्फ ज़रा सिनारियो बिल्ड इस वजह से कर रहा हूँ कि ये 1 साल से मामला चल रहा है और हमें बताया जाता है जी कि हमने बस मामला अपने कंट्रोल में कर दिया। अब ये प्रोसीडिंग्स ख़त्म हुई हैं तो कह रहे हैं जी कि हम बेहतर केस लड़ सकते थे, देखें जी वकील अच्छा होता तो वो हो जाता। तो GIT का आखिरी मौका है जिसके अंदर सवालों के जवाब, तैयारी है आपकी? तलत भाई बात यह तैयारी तो ज़ाहिर है जो हमारे कानूनी मशीरान है वो अपनी तैयारी कर भी रहे हैं। और एक बात हमें बहुत अच्छी तरह पता है, मुकदमा ये सियासी है और बहुत अच्छी तरह पता है इसके मेरिट्स डिमेरिट्स का। ये भी पता है कि माहौल साजगार नहीं है एक आज़ादाना फैसले के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी, और ये जो जॉइंट JIT है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें पता नहीं कौन उसके मेंबर होंगे, इसको भी मुतनाज़ा बना दिया है पीपल्स पार्टी और PTI ने मिलके, और कुछ जोकर्स जो एंकर बने हुए हैं माजरत के साथ, और कुछ मीडिया हाउसेज जो खुद तो टैक्स नहीं देते और अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें पे नहीं करते, और पाकिस्तान में पंदो नसाए का उन्होंने एक वो खोला हुआ है थिएटर के, जी हमसे बड़ा अच्छा आदमी कोई नहीं है। तो जो ये क्वार्टर्स हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेशर में लाए हैं ये, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर आता हमने देखा है। सो ये मैं कभी भी नहीं मानूंगा कि अदालत उज़्मा को एक साजगार माहौल दिया गया है जिसके अंदर वो इंडिपेंडेंट फैसला करे। और इसी तरह जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पर भी एतजाज़ हसन जैसे लोग जो बड़ी लंबी बातें कर रहे हैं, आसिफ जरदारी जैसा आदमी, इमरान खान की पूरी पार्टी और कुछ लोग जो जिनका ताल्लुक आपकी बरादरी से है, वो इस पर लगे हुए हैं कि JIT को बनने से पहले प्रेशर में लाया जाए। इसलिए कितने मेरिट पे फैसला आता है और कितना इंसाफ कर पाती है JIT या अदालत उज़्मा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आपको 100% यकीन नहीं रखते आप 100% कि वाक़तन आज़ादाना फैसला हो सकता है? लेकिन नहीं, मैं 100% तो आपने बहुत बड़ा कह दिया है। आप बड़ा मुझसे मोहतात सुनना चाह रहे हैं, मैं इतना मोहतात होने के लिए तैयार नहीं हूँ इस वक्त। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए हमारा केस तो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। मजबूत ना होता तो हम ये अपने गले मसला डालते क्यों? हम जाते ही ना सुप्रीम कोर्ट में, नवाज शरीफ साहब खाती ना लिखते। लेकिन अब जिनके पास फैसला जा रहा है या जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उन्हें खुदा और कब्र दोनों याद होने चाहिए। अगर तो उन्हें अपनी कब्र भी याद होगी जिसमें जाना हर एक ने, और अल्लाह याद होगा और वो ज़मीर का फैसला करेंगे तो फिर तो फैसला ठीक आएगा। और अगर कोई प्रेशर में आ जाता है या इज्जत बचाता है या गालियों से बचना चाहता है तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू वेरी मच। आइए नाज़रीन, चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। अहम नुक्ते का ताल्लुक TTP के साबिक स्पोक्स पर्सन एहसानुल्लाह एहसान के उस इंटरव्यू से है जो सलीम साफ़ी ने कंडक्ट किया ISPR के साथ ऑर्गेनाइज करके। इस इंटरव्यू को पैमरा ने रुकवा दिया। बुनियाद ये बनाई गई कि एक दहशतगर्द की प्रोजेक्शन या उसका इंटरव्यू अलाउड नहीं है। बावजूद इसके कि जियो न्यूज़ की तरफ से वाज़े अंदाज से बताया गया कि जो बेहतरीन सहाफ़ी मौजूद हैं इंतज़ामिया के साथ मिलकर, तमाम एडिटोरियल कमेटी ने इस इंटरव्यू को कानूनी पेचीदगियों और दहशतगर्दी के मामले के पैराए के अंदर परखते हुए इसको अप्रूव किया। कानूनी माहिरीन से बाकायदा राय तलब की और उन्होंने कहा कि किसी पैमरा के ऑर्डिनेंस की शिक की वायलेशन नहीं होती। और बावजूद इसके कि एहसानुल्लाह एहसान का एक बाकायदा बयान टेलीविज़न के ऊपर चल चुका है जिसके ऊपर पैमरा ने कोई एतराज़ नहीं किया और ISPR ने उसको रिलीज़ किया। ये इंटरव्यू भी ISPR के ज़रिए ही कंडक्ट करवाया गया। हम समझते हैं कि कोई दहशतगर्द जिसके बयान के ज़रिए या जिसके इंटरव्यू के ज़रिए फसाद फैलता हो और उसको अपने व्यूज़ को प्रोपेगेट करने में मदद मिलती हो, वो अलाउड नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हम सख्ती से अमल पैरा हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनसे सख्त तरीन सवाल किए जा सकते हैं वो परख सकते हैं उन शख्सियात को जो बदतरीन दहशतगर्दी के साथ
मुंसलिक रहे हैं या उसके अंदर मुलव्वस रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ चलनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि जिस माइंडसेट को तब्दील करने की बात होती है वो माइंडसेट आखिर में है क्या। जिस चीज़ की आप वजाहत नहीं कर पाएंगे, जिस चीज़ को आप बयान नहीं कर पाएंगे, उसको आप तब्दील कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन हम आपको ये भी बताएं कि इंटरव्यू के अंदर वो तमाम के तमाम सवालात बड़े वाज़ेह अंदाज से परखे गए हैं, लेकिन कल जब सलीम साफ़ी अपने सवालों की वजाहत कर रहे थे तो इस्लामाबाद समेत चंद एक दूसरी जगहों से जियो केबल से गायब हो गया, जिससे ये चीज़ वाज़ेह होती हुई नज़र आती है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने इस शख्स का इंटरव्यू नहीं चलने देना। दोबारा मैं कहूँगा कि ISPR के ज़रिए इंटरव्यू करवाया गया। वो तमाम इदारे जिनको हम वैसे तो मानते हैं कि वो इन तमाम मामलात के ऊपर उनकी राय बहुत मोतबर है और ज़्यादा हसासियत वो रखते हैं इन मामलात के ऊपर, अगर वो कह रहे हैं कि इस ये इंटरव्यू ठीक है और आईटोल कमेटी कह रही है तो खामखा कानूनी पेचीदगी पैदा करके इंटरव्यू को नहीं रोकना चाहिए। अवाम को फैसला करने दीजिए।